वेलकम बैक टू आवर चैनल। नाउ हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक बहुत ही बेहतरीन सीरीज़, और इस सीरीज़ का नाम होगा नीरज कुमार सर, है ना। नीरज कुमार सर जो हैं वो एक राइटर हैं और एक टीचर हैं, बहुत ही प्यारे टीचर हैं। और इन्होंने एक किताब लिखा हुआ है पियर्सन के साथ, जो कि ये जिस किताब को लेके मैं यहाँ पे बैठा हूँ और आप सभी के सामने यहाँ पे हूँ कि आप भी बनाओगे। देखो, समझने वाली बात यहाँ पर यह है कि जो पीडीएफ है इसका, या आप ख़रीद सकते हो बुक को, बेटर रहेगा। या फिर अगर आप बुक को नहीं ख़रीदना चाहते हैं और आपके पास टैब है या लैपटॉप है, उससे आप पीडीएफ पे बनाना चाहते हैं, तो मैं बता दूं आपको कि लिंक्डइन पर ग्रुप पे मेरे को आप रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, कमेंट में भेज सकते हैं, या फिर आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको भेज दूँगा। ठीक है। और कुछ ऐसे कंटेंट होते हैं जो कि अपन पोस्ट नहीं कर पाते, क्योंकि हमारा कंटेंट नहीं है। ऑफकोर्स ये बुक जो है वो ऐसे ही पोस्ट नहीं कर सकते, कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाएगा। इसीलिए मैं कह रहा था कि आप मेरे को कनेक्ट कीजिए, मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है। सेकेंड थिंग इज़ डैट कि ये सेशन जो है, ये जो हमारा सीरीज़ जो है, ये केमिकल काइनेटिक्स तक अभी रहेगा। बाकी आगे की प्लानिंग देखी जाएगी। एश्योर करता हूँ केमिकल काइनेटिक्स एक्सरसाइज 1 तो पूरा ही करवा दूंगा, जो मेंस लेवल है। सेकेंड एक्सरसाइज एडवांस लेवल होता है। चलिए, अब एक डाउट, बहुत ही इंपॉर्टेंट डाउट मैं लेने वाला हूँ कि लोग कहते हैं कि भाई साहब MS चौहान इज़ बेटर दैन नीरज कुमार। सो आई चॉज नीरज कुमार, क्योंकि नीरज कुमार में टॉपिक वाइज है एक्सरसाइज 1 में। ठीक है ना। मतलब जब आप टीचर से पढ़ रहे हैं तो आप एग्जैक्टली डायरेक्ट आके भी कर सकते हैं, है ना। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ कि इसमें चैप्टर बहुत ज़्यादा ब्रेक्ड हैं। ठीक है। MS चौहान में, सॉरी, जो NS थे उसमें ब्रेक नहीं है चैप्टर, केमिकल काइनेटिक्स एंड न्यूक्लियर पे घुसाया हुआ है। ठीक है। और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि उसमें एनिवर्सरी में इतने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं और एक ही क्वेश्चंस को रिपीटेडली लाया गया है, तो ये फालतू है। क्योंकि आपको पता है कि आप मॉड्यूल करते हो कोचिंग का, है ना। तो अगर आप मॉड्यूल कर रहे हो कोचिंग का और अब यहाँ पे आ रहे हो, तो यहाँ आ रहे हो तो एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए आ रहे हो अपन। तो अपन इधर एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए आ रहे हैं, एक्स्ट्रा ज्ञान के लिए आ रहे हैं। तो इसका मतलब है ना कि अपन पहले से स्ट्रॉन्ग है थोड़े से, तो अपने को अच्छे लेवल का क्वेश्चन चाहिए, मेंस में भी अच्छे लेवल के मिलेंगे। और रिपीटेड क्वेश्चन नहीं चाहिए अपने को, डिफरेंट क्वेश्चन चाहिए। ठीक है। इसके लिए मैंने नीरज कुमार चूज़ किया, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम रहेंगे, ज़्यादा मज़ा आएगा। ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना। थोड़ा सा स्पीड जो होगा सॉल्विंग का, थोड़ा प्यारा स्पीड होगा, थोड़ा स्पीड अच्छा खासा रहेगा। ठीक है। तो पहले आप क्वेश्चंस को फिर से आप बनाइएगा, और ये सॉल्यूशन वाली वीडियो है, आप इसको पॉज करके बना सकते हैं, है ना। और मैं तो बीच में आ ही नहीं रहा, मतलब मेरी शक्ल ही नहीं दिख रही, तो आपको मेरे को मतलब पॉज तो आराम ही से कर सकते हैं और क्वेश्चंस आपको पूरे दिखेंगे। मैं यहाँ पे भी सॉल्व करूँगा, मेरे पास अलग से मैंने पेजेस चूज़ कर लिए हैं और पेजेस में ऐड कर लिए हैं, और उस पेजेस पे भी अपलोड कर दूँगा। ठीक है। एनोटेशंस वाले PDF भी आपको मिल सकते हैं, उसके लिए भी आप कनेक्ट कर सकते हैं, होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दूँगा। चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है एजोमीथेन जो है वो डिकम्पोज हो रहा है अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग इक्वेशन। हमें इक्वेशन दे रखा है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ एजोमीथेन दे रखा है, आफ्टर 10 मिनट्स द कंसंट्रेशन वॉज डिक्रीज टू इतना। ठीक है ना। एंड एवरेज रेट, अच्छा ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ 2 कंसंट्रेशन दे रखा है और वो दोनों में चेंज निकाल सकते हैं। सो डेल्टा C निकाल सकते हैं। ठीक है ना। डेल्टा C निकाल सकते हैं। डेल्टा C इज़ फॉर कंसंट्रेशन का चेंज, जो कि होगा अबाउट 0.21 है ना। 0.21 इंटू 10 की पावर -2 अपॉन डेल्टा T करेंगे तो यहाँ पर 10 मिनट आएगा। 10 मिनट आएगा। इसको हम 21 या फिर 2.1 इंटू 10 की पावर -4, ठीक है ना, मोलारिटी पर मिनट लिख सकते हैं। ठीक है। यहाँ -4 है और सब कुछ कन्फर्म है, बट यहाँ सेकंड आ गया, यानी कि ये गलत हो गया। ये दोनों तो पहले ही गलत है। नहीं, ये दोनों कैसे गलत है, पहले रुको। इसको सेकंड में कन्वर्ट करते हैं। 2.1 इंटू 10 की पावर -4 अपॉन 60। ठीक है ना। इसको भी इधर ले लो, 600। इसको काटो, इसको 10 की पावर -6 कर दो, और ये तो 7 3 जा 21, तो 3.5 इंटू 10 की पावर -6। क्लियर है।
तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, इसके लिए इस किताब को नहीं बनाया जा रहा है, इसको मैं पास ऑन करूँगा। देखो मैं ग्रेडिंग भी करने वाला हूँ क्वेश्चंस की, जिससे आप रिवीजन कर सकें, और इस बुक से रिवीजन मतलब बहुत ही एक्स्ट्रा लेवल पे जाने वाले हैं अपन लोग। ठीक है ना। तो इसका आंसर ए नंबर हो गया। ठीक है, मैं आंसर भी चेक कर लेता हूँ साथ ही साथ। ठीक है, मुझको समय दीजिएगा थोड़ा सा। हाँ, एकदम सही है आंसर, एकदम सही है। दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं। दूसरे क्वेश्चन में है कि 2HI इज इक्वल्स टू H2 प्लस I2 है, एक्सप्रेशन दे रखा है और ये एक्सप्रेशन दे रखा है। चलिए देखते हैं। चलिए यहाँ माइनस लग गया ना, माइनस लग गया तो दिक्कत है। अच्छा, HI नहीं दिक्कत नहीं है यार, डिकम्पोजिशन दिखा रहा है, ये रेट ऑफ रिएक्शन है, तो रेट ऑफ रिएक्शन ही है ये। रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ HI है क्या? देखो 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 देखो, नो, देखो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस इज ओनली दिस, ओके, एंड रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ओनली दिस, देन अगर -1/2 अगर आ गया, मतलब 1/2 अगर आ गया, इसका मतलब रेट है, वो रेट ऑफ रिएक्शन है। इसका मतलब हम आंसर जो देंगे, ठीक है ना, वो ये देंगे, एग्जैक्टली इंस्टेंटेनियस आंसर देंगे। ठीक है, तो एक ये नया क्वेश्चन, मतलब नया तो नहीं है बट एक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी देता है आपको कि देखो सबसे पहले तो ये और ये तो कट ही जाएगा आपके हिसाब से, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन शो करता है। ठीक है, अब देखिए ज़रा, आप समझिए ज़रा, एवरेज रेट नहीं है ये, आप समझ रहे हैं, एवरेज रेट नहीं है ये, तो ये सही है। क्वेश्चन 3 नंबर पर आते हैं, इसको भी पास ऑन किया जाएगा क्योंकि ये बहुत आसान क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है ना, इस क्वेश्चन को देखते हैं। फॉर रिएक्शन दिस, ठीक है, ओनली इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी, ठीक है, इज dB/dt, ठीक है ना, दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू 1/4 ऑफ रेट ऑफ अपीयरेंस डिसअपीयरेंस ऑफ ए। दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू, ओके, ये तो ट्रू है, ये बहुत ही ज़्यादा ट्रू स्टेटमेंट है। ठीक है ना, एक मिनट, ये बहुत ज़्यादा ट्रू स्टेटमेंट लग रहा है। अच्छा आगे बढ़ते हैं। रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी, अगर हाफ इधर कर दूँ, समझ रहे हो आप, मतलब हाफ dC/dt, पता है इसको मैं सी डॉट लिखता हूँ, ज़्यादा मज़ा आएगा आपको। ठीक है, dC/dt को सी डॉट लिखता हूँ, ठीक है ना, हाफ इंटू सी डॉट इज इक्वल्स टू हाफ इंटू डी डॉट। एक मिनट, इसको मैं बी नॉट भी लिख सकता हूँ, है ना, अरे बोलो ना, ये गलत होगी ना, टॉइस होगा। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी, ठीक है ना, इसको और क्या लिख सकते हैं, इज हाफ द रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ ए, तो 1/4 ए नॉट, सो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी इज हाफ द रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ ए। देखो समझो, आएगा मज़ा। ट्रू, ये भी ट्रू है। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, मतलब ये ट्रू है, ये भी ट्रू है, ये फॉल्स है, निकालना तो ऑफकोर्स फॉल्स ही है, देखते हैं आगे ना। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी एंड डी आर इक्वल, हाँ इक्वल है ना, कॉन्सेंट्रेशन दोनों का मतलब कॉफिशेंट सेम है, इसलिए ये आ गया। चेक कर लूँ क्या, बोलोगे तो चेक कर लूँगा। चलिए एकदम सही है, एकदम सही है। आगे बढ़ते हैं, पास ऑन करते हैं, इसके लिए नहीं आए थे अपन। फॉर द रिएक्शन दिस, द कंसंट्रेशन ऑफ NO2 इंक्रीजेज बाय दिस in 6 seconds. What will be the average rate of appearance of NO2 and average rate of disappearance of N2O4 N2O5? ठीक है, रिएक्शन दे रखा है, द कंसंट्रेशन ऑफ NO2 इंक्रीजेज बाय दिस, ठीक है ना, जो कंसंट्रेशन है NO2 का इंक्रीज कर गया इतने से 6 सेकंड में। व्हाट विल बी द एवरेज रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO2? ठीक है ठीक है ठीक है, अगर ये इंक्रीज किया है यानी कि ये डेल्टा सी ही है और टाइम 6 सेकंड है, तो इसको अगर डिवाइड करोगे तो 0.4 इंटू 10⁻² पर सेकंड ही आएगा। ठीक है ना, ठीक है ना, ठीक है। और ये जो रेट है ये किसके इक्वल होगा, ये
N2O5 नॉट अपॉन 2K, तो 0.8, तो 4 इंटू के पास -3, ठीक है ना। अब सही है। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन देखो, एवरेज रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO2, तो अपीयरेंस ऑफ NO2 का एवरेज रेट कितना होगा, वो होगा 4 इंटू के पास -3। और फिर बात करें कि क्वेश्चन पूछा कि जो डिसअपीयरेंस ऑफ दिस, सो ये रेट क्वेश्चन लिख दिया हमने, तो ये 2 इंटू से ये आ गया, आंसर डी है, 4 का डी है आंसर। आगे बढ़ते हैं। विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग अबाउट द रेट ऑफ रिएक्शन, क्या रॉन्ग है ये बताना है, ठीक है ना। तो देखते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन कैन नॉट बी नेगेटिव, जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो नेगेटिव नहीं हो सकता, हाँ ये सही है, ये जो है ये ट्रू स्टेटमेंट है। कभी रेट ना रिएक्शन का नेगेटिव नहीं होता। आप सोचो ना कि रेट होता क्या, रेट होता है डेल्टा C अपॉन dx/dt, कह सकते हो dx/dt कह सकते हो। देखो थोड़ा सा और मज़े में पड़ता है अपन, है ना। देखो आप dx/dt जो होता है वही रेट होता है। मैं क्या कह रहा हूँ कि ये भाई साहब नेगेटिव नहीं होगा, कभी नहीं होगा, समझो जरा। आपको नेगेटिव ना हो तो इसलिए तो आगे माइनस लगा देते हैं, समझ आ रहा है। और टाइम तो कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि रेट कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। आप तो बस इतना याद करो, रेट नेगेटिव नहीं होता, बस इतना याद रख लो बस आप, बहुत इनफ है, बहुत इनफ है। तो ये कट गया। रेट ऑफ रिएक्शन इज द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर यूनिट टाइम पर यूनिट स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ द कंपोनेंट। भाई इतना बड़ा था ना भाई, पढ़ते पढ़ते मेरा दिमाग खराब हो गया। तोड़ते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन इज द चेंज इन कंसंट्रेशन, जो रेट ऑफ रिएक्शन है हमारे, ठीक है ना, मतलब ROR जो है वो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट है पर यूनिट टाइम। सही है, एकदम सही है, एकदम सही है। पर यूनिट स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ठीक है ना, तो पर यूनिट स्टोइकियोमेट्रिक एकदम सही है। दिस इज ऑल्सो ट्रू, एकदम ट्रू है। एवरेज रेट एंड इंस्टेंटेनियस रेट आर ऑलवेज डिफरेंट, नो इट इज ऑल्सो अ फॉल्स स्टेटमेंट, ये होगा सही मेरे हिसाब से। अच्छा आगे देखते हैं एक बार, इस पे आएंगे, अभी चिंता मत करो, ये वाला पहले पढ़ लेते हैं। रेट में डिपेंड अपॉन द सरफेस एरिया ऑफ द रिएक्टेंट्स, जो रेट होता है वो में डिपेंड अपॉन द सरफेस एरिया ऑफ द रिएक्टेंट, हाँ मस्ट है मेरे हिसाब से। देखो सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा रेट इंक्रीज कर जाएगा, तो दिस इज ट्रू स्टेटमेंट एक्चुअली, बट दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट फॉर श्योर। तो मैं C नंबर लगा के आऊँगा। अच्छा आप C को डिस्कस करते हैं। जो एवरेज रेट इंस्टेंटेनियस रेट है वो इक्वल भी हो सकता है, समझ आ रहा है, इक्वल भी हो सकते हैं, है ना, नहीं भी हो सकते हैं, है ना। तो 5 का C होगा आंसर, सही है, फॉल्स निकालना था। आगे 6 नंबर देखते हैं, 6 नंबर देखते हैं। 6 नंबर में क्या कह रहा है कि ये कुछ रिएक्शन दे रखा है, ऑब्जॉर्ब डैट माइनस में ये इज इक्वल टू दिस K1NH3, ठीक है। ये जो लिखा है ना भाई साहब थोड़ा सा गलत है इसमें, थोड़ा सा। देखो यहाँ पे अगर मैं यहाँ 2.5 मल्टीप्लाई कर देता तब ये सही लगता, बट अभी नहीं लग रहा। मतलब डेफिनेट सी बात है कि कुछ तो इसके अंदर छुपा हुआ है पहले से ट्रू। आगे बढ़ते हैं, ये एकदम सही, एकदम सही है, ठीक है ना, एकदम सही। एंड दिस 1/3 एकदम सही है, सब कुछ सही है। करेक्ट द रिलेशन बिटवीन द K1 K2 K3, ओके ना। सुनो मज़ा आएगा, मज़ा आएगा, देखो मज़ा आ जाएगा आपको। देखो जरा, ये जो है ये तो इक्वली है, मतलब सबके पास तो उतना ही है ना, ये तो बात समझो आप मेरी।
ठीक है ना। अगर मैं ये जो लिखा है ना मैंने अभी, ठीक है, इसको मैं इधर लिख के चले जाऊँ तो ये 2K1NH3 आ जाए और ये K2NH3 आ जाएगा और ये 3K3NH3 आ जाएगा। सब इक्वल हो जाएंगे फिर, आ रहे ना, सब इक्वल हो जाएंगे फिर। तो समझ रहे हो, मतलब ये जो अगर ये टर्म नहीं था तो ये था, ये टर्म लाना है तो हाफ हाफ मल्टीप्लाई कर दो, ये रेट ऑफ रिएक्शन बन जाएगा। फिर मल्टीप्लाई कर दिया और ये 3 से, अब ये रेट ऑफ रिएक्शन बन गया, ये रेट ऑफ रिएक्शन, ये रेट ऑफ रिएक्शन, लेकिन इक्वल होंगे। मतलब क्या कि जो K1/2 इज इक्वल्स टू K2 इज इक्वल्स टू K3/3, 6 से मल्टीप्लाई 6K1 इज इक्वल्स टू 3K1 इज इक्वल्स टू 6K2 इज इक्वल्स टू 2K3। क्लियर है। अब सुनो जो, अब सुनो, देखो जो K1 है इसको मैं x मान लेता हूँ, तो K1 जो है वो x/3 आ गया, K2 जो है वो x/6 आ गया और K3 जो है वो x/2 आ गया। K3 सबसे बड़ा, फिर K1, फिर K2, यह है आंसर। ठीक है ना। और ऐसे भी कर सकते हो, 3K1, ये 6 नंबर, 6 ही है ना, हाँ, उसका C नंबर आंसर है। चेक कर लेते हैं, हाँ सही है। देखिए आप, बहुत ही आसान है ये बुक अभी के लिए, बट एडवांस वाले जब आप आएंगे ना तो मज़ा आ जाएगा आपको। अच्छा, ये वाला पेपर जो है ये 2 पेज वेस्ट हो गया एक्चुअली, उसको मैं हटा दूंगा। ठीक है, इस पे आते हैं। रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन, तो रेट कांस्टेंट किस पे डिपेंड करता है ये बताना है। तो जो K होता है ना मेरे भाई, ठीक है ना, वो 1/A⁻n-1 के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। n यहाँ बस 1 नहीं हो सकता, ये छोटी बात है ना, तुम भूल जाते हो। मैं इसीलिए प्रिंट आउट, मतलब पिन करके रख रहा हूँ यहाँ पे कि n 1 नहीं होना चाहिए, ये बात तुम भूल जाते हो। समझ आ रहा है तुमको। तो अब देखो, रेट कांस्टेंट जो है वो डिपेंड करता है किस पे, वो तो कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करता है, बिल्कुल करता है। ठीक है जी, हाँ। अच्छा, K जो होता है वो A⁻−KT EA/RT होता है, तो ये टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। अच्छा, फिर जो K होता है ना भाई, वो प्रेशर पे भी डिपेंड करता है। जैसे एक फॉर्मूला आता है, वो छोड़ा, आप तो समझो ज़रा कि PV = nRT होता है। अगर मैं वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दूं और R को भी कांस्टेंट कर दूं और टेम्परेचर को भी कांस्टेंट कर दूं, तो जो प्रेशर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल आ जाएगा। और इस वक्त क्या होगा पता है, यहाँ जो मोल है ना, मोल, ये तो n तो ऑर्डर है, यहाँ मोल है एक्चुअली n, ठीक है ना। तो ये जो मोल है, ठीक है ना, तो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। ये है क्या, नहीं आया, रुको, मैं ना वॉल्यूम को कांस्टेंट नहीं करता हूँ, तो क्या होगा, जो प्रेशर होगा वो कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। एक टेम्परेचर कांस्टेंट करने से, और टेम्परेचर कांस्टेंट तो आराम से कर ही सकते हो और होता भी है। यानी अगर टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया तो क्या होगा, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन आ जाएगा। और मैं क्या बोल सकता हूँ, कंसंट्रेशन जो यह A है, इसके लिए मैं प्रेशर लिख सकता हूँ, यानी कि ये प्रेशर पे भी डिपेंड करता है। ऑल ऑफ दीज आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसा आपको लगेगा, सुनना ज़रा, ये आंसर आपको लगेगा। अब आपको मैं शौक दे दूँगा, अब मैं आपको एक भयंकर वाला शौक दूँगा भाई। समझ आ रहा है आपको, मज़ा आएगा आपको, बहुत अच्छा, बहुत मज़ा आएगा आपको। सुनिएगा कैसे मतलब इस आंसर का चेंज हुआ,
कैसे ही आंसर आया, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन इसलिए। देखिए, जो रेट कांस्टेंट होता है वो डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, बट वो इंडिपेंडेंट होता है कंसंट्रेशन और प्रेशर के। ये डिपेंड कभी भी नहीं करता ये प्रेशर और कंसंट्रेशन पे, कभी नहीं। टेम्परेचर पे डिपेंड कर सकता है बट प्रेशर एंड कंसंट्रेशन पे तो वही याद है। आप सोचो ना, प्रेशर है, कंसंट्रेशन है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मैं कह रहा हूँ कि रेट कांस्टेंट कब से डिपेंड करने लगा, समझ आ रहा है? कभी सुना ही नहीं है मैंने। सुनो, इसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देता हूँ मैं, मज़ा आ जाएगा आपको। अभी मैंने इतना खतरनाक एक्सप्लेनेशन दिया ना, आपने पूरा मान ही लिया, ओ सही बोल रहा, सही, एकदम सही सही सही। गलत है, पूरी बातें गलत है। सुनो, फॉर्मूला सारा सही था। सुनो आंसर कैसे आएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखो, जो रेट कांस्टेंट होता है वो क्या होता है अगर मैं इक्वेशन लिख दूँ के टी इज इक्वल्स टू n-1 ऑर्डर n ऑर्डर के लिए 1/AT की पावर n-1 माइनस 1/A0 की पावर n-1। सुनो, ये जो k नामक चीज़ है ना, ये भाई साहब कांस्टेंट है। ये कांस्टेंट है और ये कांस्टेंट ही रहेगा। ये जो टाइम है ना, ये टाइम ये डिपेंड कर रहा है इधर, समझ आ रहा है तुमको? ये तो बेचारा रुका हुआ है, मतलब ही नहीं है, चेंज ही नहीं होता। चेंज ऑफ के इज लाइक पैसे से 0 एट दिस मोमेंट, इंस्टेंट। समझ आ रहा है तुमको? क्लियर है ना? चलिए, तो कंसंट्रेशन तो नहीं होगा, ठीक है, और प्रेशर भी इस हिसाब से नहीं होगा, ठीक है ना? टेम्परेचर ही होगा, ठीक है ना? बढ़ जाएगा क्या बताओ? अच्छा, टेम्परेचर का भी देख लो ना, लॉ ln K2/K1 इज इक्वल्स टू, ऐसा होता है ना, तो ठीक है ना, मतलब क्या दिक्कत है? आगे बढ़ते हैं। ln K2/K1 क्या था, बोलो? ये 2.30 नहीं, ये नहीं आएगा ना, RT टेम्परेचर 1/T1 माइनस 1/T2, ठीक है ना? चलिए, ये अच्छा क्वेश्चन था मेरे हिसाब से, इसको थोड़ा सा साइड में रखो। एक गोला दे दो इसको, गोला हैवी वर्ड होता है, गोला मैं सबको नहीं दूंगा, ठीक है ना? चलिए 8वें नंबर पर आते हैं। Sometimes reaction rate can be estimated by knowing the atmospheric pressure, number of bond changes, number of apparatus used in the experiment, net ionic equation। ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन लग रहा है। कहता है कि कई बार, हिंदी परिभाषण कर रहा हूँ, परिभाषा, कई बार क्या होता है जी, रिएक्शन रेट जो है ना, रेट ROR, रेट ऑफ रिएक्शन, ये निकाला जा सकता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो तो पता, नंबर ऑफ बॉन्ड चेंजेस पता हो तो, या नंबर ऑफ एपरेटस यूज इन द एक्सपेरिमेंट पता हो तो, या नेट आयनिक इक्वेशन हो तो। सुनो 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 सुनो, मेरे हिसाब से अगर बॉन्ड चेंजेस हो आंसर, तो सोचो क्या हो। मतलब आप समझ पा रहे हो कितना इंटरेस्टिंग है क्वेश्चंस? इसका आंसर मैं अगर बोलूँ कि ये, तो बात मानोगे आप मेरी? नहीं ना मानोगे तो मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ा सा। देखो, जो ROR है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं है, ना ना ना, ओनली, ठीक है ना? एक मिनट,
एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो नहीं आएगा R1। नंबर ऑफ एपरेटस, ये तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। नेट आयनिफिकेशन की बात करती हूँ, नेट आयनिफिकेशन का बात करता हूँ तो फिर क्या होगा इधर देखो, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। इस क्वेश्चन को ना अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए, और इसको मैं थोड़ा सा पॉज करके रखूँगा और इसको मैं स्टार लगा ही दूंगा। वो तो थोड़ा इसको ना पॉज करके रख देते हैं अपन, ठीक है ना। देखो 8 नंबर क्वेश्चन थोड़ा फिर से डिस्कस करते हैं, एक बार करते हैं, मज़ा आ जाएगा, आपको सुनिएगा। ये 8 नंबर क्वेश्चन मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने स्टार लगा दिया है वैसे भी, देखिएगा आप समझिए। पहला ऑप्शन में कह रहा है, तो हमें तो रिएक्शन का रेट देगा ना, R कैलकुलेट करना है। पहला देखो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो बाहर का प्रेशर है भाई, वो दूसरे रिएक्शंस को कैसे मतलब इफेक्ट करेगा, तो ये तो पहले कट गया, क्लियर कट नहीं होगा, ठीक है ना। जो आंसर है उसको तो अभी थोड़ा सा बाद में करेंगे लास्ट में। नंबर ऑफ एपरेटस यूज्ड इन द एक्सपेरिमेंट, अच्छा ठीक है, तुम कोई भी रिएक्शन करा लो, उस रिएक्शन कराया तुमने, ठीक है, तुम कोई भी एपरेटस से देख ही नहीं सकते उसके रिएक्शन का मैकेनिज़्म, कोई भी एपरेटस से देख ही नहीं सकते, ठीक है ना। तो एक्सपेरिमेंट में जो यूज़ होता है उस एपरेटस से तुम देख ही नहीं सकते, तो अगर तुम देख ही नहीं सकते मैकेनिज़्म रिएक्शन का, तुम खाक उसके रेट की डिस्कशन करोगे, ना भाई ना, ठीक है ना। अच्छा, नेट आयनिक इक्वेशन, नेट आयनिक इक्वेशन से क्या निकलेगा तुमको, इक्वेशन निकलेगा भाई, इक्वेशन में मैकेनिज़्म कैसे पता चलेगा, पहला है ना, मैकेनिज़्म पता कैसे चलेगा, नहीं पता चलेगा। अब सुनो लास्ट, बॉन्ड चेंजेस बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो एग्जांपल लेता हूँ मैं, एक आयनिक बॉन्ड लो और एक कोवेलेंट बॉन्ड लो, ठीक है ना। तो जो आयनिक बॉन्ड होता है वो कहीं ना कहीं जल्दी टूट जाता है, ठीक है ना, और जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है वो थोड़ा लेट से टूटता है, ठीक है ना। मतलब इसका रेट जो होता है, रेट ऑफ आयनिक जो होता है वो ज़्यादा होता है, इज़ ग्रेटर देन रेट ऑफ कोवेलेंट। दिस इज़ बिकॉज कोवेलेंट मॉलिक्यूल जो होते हैं इनका जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा है और आयनिक का बॉन्ड स्ट्रेंथ थोड़ा कम है। अगर कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स का बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा है इसका मतलब वो कम टूटेंगे, और अगर वो नंबर ऑफ बॉन्ड कम टूटेंगे इसका मतलब धीरे टूटेंगे, और अगर धीरे टूटेंगे तो उनका रेट ज़्यादा होगा। क्लियर है। तो मैं यही कहना चाह रहा था कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो बॉन्ड्स टूटने पे ही डिपेंड करता है और बॉन्ड चेंजेस पे ही डिपेंड करता है। सो बी नंबर इज द राइट आंसर, ठीक है। इसको मैं टिक लगाऊंगा और आगे बढ़ जाऊंगा, है ना। 9th नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, मज़े दिलाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। रेट एक्सप्रेशन दे रखा है, ठीक है। ए बी और सी नाम का एक्सप्रेशन दे रखा है, दिख रहा है सी, ठीक है, और उसका रेट दे रखा है, ठीक है। अच्छा ठीक है, बहुत अच्छे। What changes in the initial concentration of A and B will cause the rate of reaction increases by factor of 8। अच्छा जी, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो 8 टाइम्स इंक्रीज़ हुआ है। 8 टाइम्स इंक्रीज़ हुआ है मतलब 8 टाइम्स इंक्रीज हुआ है क्या चीज़, ये मतलब ये जो है वो 8 गुना इंक्रीज़ हो गया। तो इसके अंदर भी इंक्रीज़ हुआ कुछ और इसके अंदर भी इंक्रीज़ हुआ होगा, तभी हुआ होगा, डेफिनेट सी बात है। अच्छा ठीक है। तो ऐसा हो सकता है ना कि सी ए जो था वो 4 मतलब सुनो जरा, सी ए जो था वो 4 टाइम्स इंक्रीज़ हुआ, नहीं 2 टाइम्स इंक्रीज़ हुआ, सी ए 2 टाइम्स इंक्रीज़ हुआ और सी बी जो है वो 4 टाइम्स इंक्रीज़ हुआ। ये ऑप्शन लगा के देखो, आंसर आ जाएगा। 4 टाइम्स करोगे तो ये क्या हो जाएगा, सी बी इंटू 2 इंटू सी ए करोगे तो क्या आ जाएगा 4 इंटू सी ए, ये 8 टाइम्स और अगेन एक्स्ट्रा। बी नंबर इज द राइट आंसर। एक बार चेक कर लूँ क्या मैं, वैसे चेक करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए ये बहुत नॉर्मल से क्वेश्चन है, बहुत ही साधारण आसान क्वेश्चन है। इससे पहले जो 2 क्वेश्चन थे वो थ्योरेटिकल थे और थोड़े से पावरफुल क्वेश्चन थे, आप फंस सकते हैं, बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं, और ये बुक हम इसीलिए ही बना रहे हैं, ठीक है ना, इसीलिए ही बना रहे हैं।
10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, डेप्थ में करेंगे अपन डिस्कशन हर एक क्वेश्चन का, ऐसे हवा में नहीं उड़ाने वाले हैं, ठीक है ना। रेट कांस्टेंट ऑफ द सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन इज दिस, ठीक है ना। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, रेट कांस्टेंट व्हेन एक्सप्रेस्ड इन मिलीलीटर पर मॉलिक्यूल पर मिनट इज, ओके। साधारण क्वेश्चन, रेट कांस्टेंट दे रखा है, ठीक है, रुको सुनो। रेट कांस्टेंट ऑफ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन इज दिस, सो के की वैल्यू दे रखी है हमको, रेट कांस्टेंट व्हेन एक्सप्रेस्ड इन दिस इज, ओके। सो हमें रेट कांस्टेंट को उसमें एक्सप्रेस कर देना है और कुछ है नहीं, तो 10⁻⁻² है, लीटर है तो मिलीलीटर में 10⁻³ हो जाएगा, मिलीलीटर हो गया। यहाँ पे मोल था, ठीक है ना, पर मोल था, तो मोल को Na से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पर मॉलिक्यूल हो जाएगा, तो 6 × 10⁻23। सेकेंड का तो सेकेंड ही रहने दो, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा मोल और ये हो जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा मॉलिक्यूल और ये हो जाएगा सेकेंड। क्लियर है। अब हम इसको थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेते हैं, सही है ना, कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये 10 आता है और ये 10⁻22 आता है, तो 10⁻22 × 1/6, इसे -1 कर देते हैं और यहाँ 10 कर देते हैं। ये कितना आएगा, ये अबाउट 3.6 आएगा, है। देखो ज़रा सही कह रहा हूँ मैं क्या, चेक करते हैं 1 मिनट, सब कुछ सही चल रहा था क्या, देखना ज़रा, चेक करते हैं। मोल था 6 × 10⁻23 और सेकेंड, सब कुछ सही, मिनट में कन्वर्ट करना था, एक चीज़ छूट गया था, मिनट। सेकेंड है तो इसको सेकेंड है तो 1/60 कर देंगे तो 60 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अच्छा, ये कटेगा और ये 10 आ जाएगा, 10 आ जाएगा। इसको मत काटो अभी, और इसको क्यों ही काट दिया तुमने, अब सही। ये कटा तो ये 10 आया, ये कटा तो 10 आया। 100 है, 10⁻⁻20 है, ठीक है ना, क्लियर है। अच्छा जी, तो कोई यहाँ एक मिसप्रिंट लग रहा है मेरे को, देखो आप गौर से देखो, ये ऑप्शन और ये ऑप्शन में कोई अंतर नहीं है, नहीं है, सॉरी माइनस है, ठीक है। कुछ गड़बड़ कर रहे हैं क्या अपन, कुछ गड़बड़ कर रहे हैं ना, 21 आएगा। अब सही ये बताओ, ये 2 10⁻² ऊपर और -23, तो 10⁻² और 10⁻23, तो माइनस करोगे 10⁻21 आएगा। 20 कैसे लिख दिए थे, मतलब थोड़े है ना, हो जाते हैं, गलतियाँ होती हैं, बट गलतियों को सुधारता कौन है और कैसे सुधारता है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है ना, ठीक है। 10 नंबर का बी हो गया। 10 नंबर भी बहुत ही साधारण क्वेश्चन है एकदम। आगे बढ़ते हैं, 11 नंबर पे देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन A+2B इस प्रोडक्ट बन रहा है, ये दे रखा है। व्हेन कंसंट्रेशंस ऑफ ईच A एंड B आर दिस, ठीक है ना, ओके। एट द रेट ऑफ रिएक्शन R इज दिस, रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन हाफ ऑफ द B हैज़ रिएक्टेड शुड बी, ओके। बहुत आसान। देखो मेरे ख्याल से इसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक पेज ले लेता हूँ, मैं साइड ले लेता हूँ और इस पर सारी डेटाज को मैं अलग से लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है ना। तो A+2B जो है वो प्रोडक्ट बन रहा है, यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन दे रखा है मेरे को, सो मेरे को क्या दे रखा है, मेरे को रेट ही दे रखा है 2 × 10⁻² मोलैरिटी पर मिनट। कंसंट्रेशन ऑफ AB दे रखा है इनिशियली एक्चुअली, ठीक है ना, 1 and 1। The rate of reaction, this is K A² और B, क्लियर है। रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन हाफ द B हैज़ रिएक्टेड शुड बी, ओके। सो ये t=0 पे कुछ हुआ होगा। अब हम t=t पे क्या करते हैं, हमें रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है जब इसका हाफ हो जाए, तो 1 - 2x होगा और ये 1 - x होगा, ये प्रोडक्ट x बन रहा है, ठीक है ना।
अच्छा, ये जो है वो हाफ, क्वेश्चन में देखिएगा आप, कह रहा है व्हेन हाफ ऑफ बी हैज़ रिएक्टेड, मतलब बी का जो आधा पार्ट है वो रिएक्ट कर गया है, मतलब जो 2x है वो क्या है, 2x जो है वो हाफ है, मतलब जो 2x है ये किसके बराबर है, हाफ के बराबर है, मतलब x जो है वो 1/4 के बराबर है। यानी कि ये हाफ हो गया, ये भी हाफ हो गया और ये 1/4 हो गया। ये हाफ नहीं होगा, ये 3/4 होगा। ठीक है, टी को टी पे है। ठीक है, ये एक आया हमारे पास, सही है। अब हम क्या करते हैं, अब इसमें हम इनिशियल जो है वो पुट ही कर देते हैं, यानी कि हमको पता चलेगा कि जो के की वैल्यू ही है वो हमको मिल चुकी है, मोलारिटी पर यूनिट मिनट। हम इसको सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट अभी हमको ज़रूरत नहीं है। हमें क्वेश्चन में निकालना क्या है, हमें क्वेश्चन में रेट ऑफ रिएक्शन ही निकालना है व्हेन हाफ ऑफ दिस हैज़ बीन रिएक्टेड। ओके, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है क्या, नहीं, ऐसा कुछ नहीं दे रखा है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। हमें रेट ऑफ रिएक्शन ही निकालना है, तो वो क्या होगा, देखिएगा के जो कि कितना दे रखा है, 2 × 10⁻⁻2 मोलारिटी पर मिनट इंटू ए कितना दे रखा है, 3/4, सो 9/16 हो गया, इंटू बी कितना दे रखा है, हाफ। देखिए ये हाफ, ये कट गया, ठीक है ना, 10⁻⁻2 × 9/16 ये आया हमारे पास, सही है। इसको हम थोड़ा सा क्या करते हैं, 10 से मल्टीप्लाई और यहाँ 10 से डिवाइड करके -3 बना देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा जूम। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 16 5 जा 80 होता है, 16 6 जा कितना होता है, 96 होता है, 16 5 जा 80.10 आया। ठीक है ना, फिर एक और 0 आ जाएगा, ठीक है ना, 16 6 जा 96 होता है, तो ये 5.6 × 10⁻³ मोलारिटी पर मिनट, ये था आंसर। अब टिक लगा देते हैं और आंसर भी चेक कर लेते हैं, है ना, ये ऑप्शन, ठीक है ना, ये ऑप्शन होगा मेरे हिसाब से 11 का ए नंबर आंसर बिल्कुल है। 12 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, फॉर द रिएक्शन A2 से B और हाफ C, pressure of the system increases from 100 to 120 millimeter in 5 minutes. Average rate of disappearance of A2 in millimeter per minute is in this time interval. Okay. तो ये हमारे पास रिएक्शन दे रखा है, प्रेशर ऑफ सिस्टम इंक्रीजेज फ्रॉम दिस टू दिस, ओके, 5 मिनट में, सही है। तो एवरेज रेट ऑफ डिसअपरेंस हमें निकालना है, एवरेज रेट ऑफ डिसअपरेंस निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं। सुनिएगा, देखिए प्रेशर पहले कुछ दे रखा था इनिशियली, और फिर कुछ टी टाइम बाद क्या हुआ, 120 हो गया, ठीक है ना, और ये जो प्रेशर है ये पूरा का पूरा प्रेशर है, मतलब इनिशियली ए का प्रेशर 100 था 1 मिनट। इसको देखते हैं तो समझिए यहाँ क्या बोल रहा है, मतलब इस क्वेश्चन को बनाने के लिए मेरे हिसाब से 12 नंबर क्वेश्चन है ना, तो इसको मैं यहाँ ले लेता हूँ 12 नंबर के लिए। रिएक्शन लिखते हैं 12, A2 जो है वो B + C हाफ, ठीक है ना, और बाकी सारी चीज़ें हमें पता है, क्लियर है। ये है, देखो कर B है, ठीक है, क्लियर, आगे बढ़ते हैं। देखिए t = 0 पे क्या हो रहा है, t = 0 पे भाई साहब कह रहे हैं कि P टोटल जो है वो 100 है, ठीक है ना, mm में है वो तो अलग बात है, ठीक है। यहाँ पे मान लो कि ये P0 था, ये कुछ भी नहीं था और ये भी कुछ भी नहीं था, बना ही नहीं था, तो क्या ही होगा, है ना, t = 5 सेकेंड्स पे, है ना, 5 सेकेंड्स पे P0 - x हो गया, ये x हो गया और ये x/2 हो गया, और इस समय पे P टोटल जो था
वो 120 हो गया। mm था। टाइम देख लो एक बार, 5 सेकेंड ही है ना, 5 मिनट। ओके ओके, mm और मिनट में निकालना है, ठीक है ना, 5 मिनट है, समझिए। तो यहाँ पे पी टोटल ये तो पी नॉट के बराबर है, और यहाँ पे अगर बोलूँ मैं तो ये पी नॉट प्लस x/2 जो है 120 के बराबर हो गया। तो ये पी नॉट जो है वो 100 है, तो x की वैल्यू यहाँ पे 40 आ गई mm, ठीक है। अब मैं क्या बोल सकता हूँ, अब मैं बोल सकता हूँ क्वेश्चन में जो पूछा हुआ है, क्वेश्चन में पूछ रखा है A2 की डिसअपरेंस की रेट। सो रेट ऑफ डिसअपरेंस ऑफ A2 जो है ना वो है dA/dt, जो कि है dx/टाइम t, जो कि है, ठीक है ना, जो कि है 40 अपॉन एक्चुअली x ही कह दो, क्योंकि मतलब d एक्चुअली होना चाहिए चेंज p का, तो x ही है एक्चुअली, और डेल्टा t, तो वो डेल्टा t कितना है 5 मिनट। तो ये कितना आ गया 8, यानी कि 8 मिलीमीटर पर मिनट इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर है ना। आगे बढ़ते हैं, 12 नंबर क्वेश्चन हो गया, हमने आंसर भी चेक कर लिया, ठीक है। चलिए 8 नंबर, अब आगे बढ़ते हैं। हाँ 13 नंबर में देखते हैं, 13 नंबर में क्या कह रहा है, कंडीशन एट विच एवरेज रेट और बी कैन बी इक्वल टू इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ द रिएक्शन, ठीक है ना। तो एवरेज रेट जो होगा वो इंस्टेंटेनियस रेट के इक्वल कब हो जाएगा। सुन, इंस्टेंटेनियस रेट होता है, देखो एवरेज क्या होता है, डी एक्स अपॉन मतलब डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी मस्ट बी इक्वल्स टू डी एक्स अपॉन डी टी। ये तब होता है जब ये जो टाइम है ना वो इन्फिनिटी को अप्रोच करता है लिमिट पे, सॉरी मतलब जीरो को, बस और कुछ है नहीं। तो ये वाला मेरे हिसाब से आंसर हो जाना चाहिए, ठीक है। अच्छा आप समझिए बात को, थोड़ा और इसको डिटेल में पढ़ते हैं, है ना, थोड़ा और इसको डिटेल में देखते हैं, हर ऑप्शन को थोड़ा सा देखते हैं। डेल्टा एन क्या है, डेल्टा एन है क्या, देखो डेल्टा एन का मतलब ये हो सकता है कि वो जो ऑर्डर का चेंज की बात कर रहे हैं, या तो ये हो सकता है, एन का दो मतलब हो सकता है, या तो मोल या तो ऑर्डर। यहाँ ऑर्डर लग रहा है मुझको। डेल्टा एन अगर ज़ीरो है मतलब सिंपल बात है ना कि जो पहले दोनों का डेल्टा एन सेम है, मतलब सॉरी दोनों का एन जो है वो सेम है, ठीक है ना, इंस्टेंटेनियस रेट का भी और एवरेज का भी। ये तो सही बात है, ये तो होता ही है, लेकिन ये कंडीशन नहीं है कि इक्वल हो जाएगा। एवरेज और इंस्टेंटेनियस अलग भी हो सकते हैं इस कंडीशन पर, है ना। अब ऑर्डर से तो मतलब ही नहीं है एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट का, है ना। रेट का मतलब है बट दोनों इक्वल हो जाए उससे मतलब नहीं है कुछ। अच्छा तीसरा ऑप्शन देखते हैं, दूसरा लास्ट में देखेंगे। रिएक्शन इज एलिमेंट्री, अरे भाई रिएक्शन एलिमेंट्री हो जाएगा तो उससे एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट इक्वल कैसे हो जाएंगे। आप समझो ना बात को समझ रहे हो आप। रिएक्शन एलिमेंट्री हो जाएगा इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है ना कि रिएक्शन बहुत साधारण है, एक ही स्टेप प्रोसेस है। इससे एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट तो अलग ही रहेगा ना। इंस्टेंटेनियस तो एट द पॉइंट अभी भी है और वो किसी पीरियड के लिए है एवरेज। अच्छा रिएक्शन इज़ कॉम्प्लेक्स, अगर रिएक्शन कॉम्प्लेक्स है तो डेफिनेटली बात है कि मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, एन की वैल्यू 1 ही होती है। अगर एन की वैल्यू 1 है तो फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगेन बात कर रहा हूँ मैं कि एन से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है रेट को। समझ आ रहा है आपको। रेट का आंसर ज़रूर एन से निकल सकता है, बट थिंग इज़ दैट कि यहाँ रेट इंस्टेंटेनियस है कि एवरेज है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता एन को, या एन को इससे फ़र्क नहीं, मतलब इनको इस एन से फ़र्क नहीं पड़ता। सही है ना, कंफ्यूज नहीं होना कभी भी। तो इसका आंसर टी अप्रोचिंग टू जीरो होगा, लिमिट यही होगा। क्यों, क्योंकि इसका सिंपल सा आंसर है कि हमको डेल्टा छोटा है ना बहुत ज़्यादा, इसलिए। देखो ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया मेरे हिसाब से। 14 नंबर पे देखते हैं। रेट कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन N2, ये जो बी को रिएक्शन दे रखा है ये दे रखा है, मतलब के की वैल्यू हमारे को दे रखी है। इफ रेट ऑफ द रिएक्शन इज 2.4 और बाकी जो भी चीज़ दे रखा है, देन कंसंट्रेशन। बहुत ही आसान और सरल क्वेश्चन है ये, सुनिएगा आप। सबसे पहले ये जब रेट कांस्टेंट दे रहे हैं ना तो यहाँ सेकंड इन्वर्स लगा रहे हैं, ठीक है ना। और जब भी रेट
कांस्टेंट देते हुए और सेकंड इन्वर्स लगा देते हैं ये लोग, तो इसका बहुत ही प्यारा मतलब बनता है कि हमें कुछ कहना चाह रहा है। आप समझिए, जो रेट कांस्टेंट होता है इसका अगर यूनिट डायमेंशन देखा जाए तो हमें मिलता है मोलारिटी m1 माइनस t-1। ये कुछ दिखने को मिलता है, ऐसा ही दिखना होता है रेट कांस्टेंट को। यहाँ टाइम इनवर्स तो दिख रहा है सेकेंड इनवर्स के फॉर्म में, ये नहीं दिख रहा, मतलब n की वैल्यू 1 है। और अगर n की वैल्यू 1 है मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है ना, तो मैं क्या कर सकता हूँ, देखो मैं क्या कर सकता हूँ, देखो रेट ऑफ रिएक्शन जो है 2.4 इंटू 10⁻⁻5 है। ये क्या होगा, k होगा, यानी कि 3 इंटू 10⁻⁻5 इंटू N2O5 और इसकी पावर में उसकी ऑर्डर यानी कि 1, ठीक है ना। अब देखो N2O5 कितना आ गया, ये अपॉन ये कट ही गया, ये अपॉन 10 आ गया, 8 3 जा 24, 0.8 आ गया क्या आंसर, 0.8। ऑप्शन देखते हैं, ये ऑप्शन डी नंबर एक बार चेक कर लेते हैं बड़े ही आसानी से, है ना। एकदम सही है, एकदम सही है 15 नंबर पे। देखिए इसको मैं थोड़ा इरेज कर देता हूँ, एक मिनट, चलिए बढ़ते हैं 15 नंबर पे। हाँ अब ठीक है, अब समझिएगा, कंसिडर द केमिकल रिएक्शन N2 + 3H2, जो भी रिएक्शन दे रखा है, रेट ऑफ दिस रिएक्शन कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ टाइम डेरिवेटिव ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ N2 H2 एंड NH3, आइडेंटिफाई द करेक्ट रिलेशनशिप। ओके, सो जो रेट होता है वो ये होगा और ये इक्वल हो जाएगा इसके, सही है, और ये इक्वल हो जाएगा इसके, एकदम सही ऑप्शन, एकदम सही। बी नंबर देखोगे गलत होगा, और सी भी देखोगे गलत होगा, और डी भी देखोगे गलत होगा। ये बहुत ही सरल और आसान एकदम हलवा सवाल है। 16 नंबर पे आते हैं, जो हलवा होगा मैं अब प्रयास करूँगा कि इसको थोड़ा जल्दी करने का, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने अभी मेरे 47 मिनट हो रहे हैं और मैंने मात्र 15 क्वेश्चन किए हैं, बहुत ही कम क्वेश्चन किए हैं। इतने में मेरे ख्याल से 20 क्वेश्चन प्लस हो जाने चाहिए थे। फॉर द रिएक्शन N2 से 3H2 to NH3 अंडर सर्टेन कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट, द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH3 इज दिस, ठीक है ना। रेट ऑफ फॉर्मेशन NH3 का दे रखा है, मतलब NH3 डॉट दे रखा है, मतलब समझ लो DNH3/dt, वो 10⁻³ दे रखा है। रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ H2 बताना है, ठीक है जी। ये होता है 1/3 H2 का नॉट DH/dt, माइनस छोड़ दो, अब तो आंसर आ जाएगा ऐसे। तो देखो जरा, H2 का नॉट जो रेट ऑफ कंजप्शन होगा वो होगा 3 इंटू 10⁻⁻3, ठीक है ना, यानी कि ये तो 16 का D होना चाहिए था, बट यहाँ D ऑप्शन का आंसर नहीं। अच्छा, इसका कारण देखो, समझो ज़रा, और बहुत ही डेप्थ में जाके देखेंगे। एक देखिए DN2 देखिए एक चीज़ छूट गया हमारा, यहाँ हाफ लगेगा, है ना, यहाँ 3/2 हो जाएगा। और उसके हिसाब से देखिएगा तो ऑप्शन नंबर ए आ रहा होगा, बट वो भी नहीं है आंसर। थोड़ा सा सब्र कीजिए, आप थोड़ा सब्र कीजिए, ठीक है ना, सब्र कीजिए, एक मिनट। हाँ हाँ जी, एक मिनट। हाँ तो देखिए, ये एकदम सही लिखा है और ये भी एकदम सही लिखा है, ठीक है ना, ये भी एकदम सही लिखा है, सटीक लिखा है। आंसर ए होना चाहिए गारंटी के साथ, ऐसा मुझे लगता है। बट आंसर की में दोस्तों, आंसर की में मुझे अभी लगता है कुछ गड़बड़ी है, हो सकती है मिस प्रिंटिंग हो सकती है। 16 का बी नंबर आंसर दे रखा है। एक मिनट रुक जाइए, आप चेक कर लेते हैं, एक मिनट रुक जाइए, चेक कर लेते हैं, चेक करो। ओ हाँ, तो हमने चेक करने के लिए गूगल में इमेज से पिक्चर ले ली है
और उसको अपलोड कर दिया। यही कर सकते हैं अपन अभी इस माहौल में। तो देखिए, है ना, -3। तो इसका आंसर एकदम सही बोल रहे हैं लोग, बी नंबर ही बोल रहे हैं। यहाँ गड़बड़ क्या हुई है हमसे, बहुत ही खतरनाक सी गड़बड़ी की है हमने, तो मतलब बहुत ही अल्ट्रा लेवल की गड़बड़ी हमने की, ठीक है ना। हमने तो गड़बड़ी की है, वो तो ठीक है। सुनिएगा आप क्या गड़बड़ी की है, सुनिएगा, देखिए, सुनिए, 1 मिनट। तो देखिए, यही वो क्वेश्चन है जिस क्वेश्चन से एग्जामिनर या मेंस का जो पैटर्न वाला एग्जामिनर है वो आपको फंसाएगा और आपका आंसर गलत हो जाएगा। आप इधर क्या पुट करके आप क्या आंसर लगा के आओगे ये, पर आपका आंसर क्या होगा, रॉन्ग, एकदम रॉन्ग है ये। देखिए, आप ये जो चीज़ें की ना आपने, एक विच गलत है, मतलब बहुत ही गंदी गलत है, बहुत ही गंदी गलत की है आपने, तो क्या ही बताऊँ मैं आपको। देखो, समझो जरा, जो रेट होता है ना भाई साहब, रेट, उसमें हम जो रेट होता है ना, रेट, उसका जब हम लिखते हैं तो हम मोलारिटी के फॉर्म में लिखते हैं। मतलब समझ आ रहा है आपको कि हम क्या करते हैं, मोल पर सेकेंड या आर या कुछ टाइम करते हैं। मतलब समझ आ रहा है आपको, मतलब यू कैन फील, यस व्हाट आई एम सेइंग। मतलब क्या हम सोच रहे हैं, क्या हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं आपको, कि रेट जो होता है वो मोल के टर्म्स में लिखा जाता है। हमें तो ग्राम में दे दिया, नहीं केजी में दे दिया। अरे भाई साहब, तो हम गलत हो गए ना। हाँ, गलत हो गए, मतलब हम जो कर रहे थे वो पूरा ही गलत था क्या? हाँ, मतलब इस पे कोई बोलेगा क्या ही करके आ गए, तो बोलेंगे बहुत गंदा चीज़ करके आ गए भाई। तो ये गलती बहुत लोग करते हैं, और ये क्वेश्चन इसीलिए हमारे नीरज सर ने, मतलब नीरज साहब ने, या नीरज कुमार जी ने, राइटर जो हैं, ऑथर जो हैं इस बुक के, उन्होंने बनाया है कि गलती ना करें हम इसके बाद। तो देखिए, उन्हें पता था कि गलती, और गलती इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में। चलिए, इतना डिस्कशन करने के बाद इसका आंसर सॉल्यूशन भी कर दिया था ना। तो देखिए, NH3 का ये दे रखा है, ठीक है ना। तो हम इसको ना सबसे पहले क्या करते हैं, केजी में ही रहने देते हैं। केजी में ही रहने दे, क्या बताओ, केजी में ही रहने देते हैं। रुकिए, ग्राम में ही कन्वर्ट कर ही दिया जाए, क्या ही दिक्कत है, ग्राम। अब इसको हम क्या करते हैं भाई साहब, हम 17 से डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि इसका मोलार मास 17 होता है, ठीक है ना। तो ये क्या आ गया, ये आ गया भाई साहब मोल पर गार, आ गया। क्या आ गया, ये रेट ऑफ फॉर्मेशन, यानी कि NH3 का नॉट, मतलब ऊपर में, ठीक है ना, डॉट NH3 डॉट, मतलब DNH3/dt, है ना। लिखने का तरीका है ये, अच्छा लगता है मेरे को। चलिए, अब तो हम निकाल ही सकते हैं DNH3/dt। ये इससे करूँगा मैं, तो हाफ लगा दूंगा यहाँ पर, और इसको मैं कर दूंगा ½ यानी कि 1/3 H2 का डॉट, और ये निकालना है हमको। तो H2 का डॉट जो होगा वो 3/2 इंटू 1/17 ऐसा कुछ आ जाएगा, ये मोल पर आर आ जाएगा। फिर इसको हम मोल को क्या करते हैं, 3/2 इंटू 1/17 इंटू ग्राम में कन्वर्ट करते हैं, और फिर केजी में करेंगे। ग्राम में करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई, केजी में करने के लिए -6, और ये आर में आर, यानी कि ये आगे केजी पर आर, ठीक है ना। अब देखो, जिनके पर -3 अगेन ऐसे ही रहने दो, ये 2 और 2 भी काट ही दो। हाँ, 10 ले लो एक्स्ट्रा, यानी कि 10 की पावर -4 कर दो केजी पर आर, और एक एक्स्ट्रा लेके आए तो एक एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 30/17। ये कटा 1.76 आ गया, और आंसर हो गया तुम्हारा ये। मतलब एकदम लेजेंड क्वेश्चन है ये, इसको मैं 2 स्टार दूंगा, ठीक है ना, क्योंकि ये आपको कुछ सिखा रहा है। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। जो भी क्वेश्चंस आपको सिखाएं उसको स्टार देना चाहिए, है ना, क्योंकि वो आपके नॉलेज को एडवांस करता है, ठीक है ना। बीच बीच में आपको थोड़ा सा ज्ञान देते रहता हूँ मैं, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है वो चीज़। उससे आपको थोड़ी सी फील आएगी और मज़ा आएगा आपको पढ़ने में, थोड़ा सा मोटिवेशन भी मिलेगा आपको कि इस किताब को क्यों लगाना चाहिए।
मतलब कुछ लोग कहते हैं कि मेंस की PYQ लगा सकते हैं। डेफिनेट सी बात है, मेंस की PYQ लगा सकते हैं, बट आप उससे बहुत ज़्यादा सीखेंगे नहीं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चंस होंगे और कहीं ना कहीं वो आपको उतना नहीं सिखा पा रहे होंगे जितना ये क्वेश्चन सिखा रहे हैं, क्योंकि इनमें डिफरेंट पैटर्न है और वो हर क्वेश्चन एक सिखाने का मकसद लेके आया हुआ है। बेसिक से अच्छा क्वेश्चन तक है, एडवांस तक है। चलिए, रिएक्शन दे रखा है आपको। अच्छा, अब आपको इसका ऑर्डर बताना है। बता देंगे जी, कोई दिक्कत नहीं है, इसका ऑर्डर बहुत ही आसानी से बता देंगे। सुनिएगा, इसका ऑर्डर देखिए, इसका ऑर्डर बताना है ना, तो कुछ लोग कहेंगे, मतलब अगर मैं हूँगा तो मैं भी कह दूँगा कि इसका ऑर्डर बहुत आसानी से निकाला जा सकता है। देखिए, ऑर्डर ऑफ ये क्या होगा, 1। ये देखिए, पहली बात तो हमको मानना पड़ेगा कि एक एलिमेंट्री रिएक्शन है। अगर ये एलिमेंट्री रिएक्शन है तो इसके स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट को ही हम क्या कर लेंगे, काउंट कर लेंगे ऑर्डर के बराबर। यही कंडीशन होता है एलिमेंट्री। तो इसका 1 है और इसका 2 है, तो ओवरऑल रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा, 3, और आंसर यही दे रखा है। ठीक है, चेक कर लेते हैं एक बार। 17 का डी, हाँ क्लियर है। 18 नंबर पर देखते हैं, which one of the following statement is wrong regarding molecularity of reaction। अच्छा, देखिए, मोलिकुलैरिटी का अर्थ पता होना बहुत ज़रूरी है, मतलब बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, इसको मैं बताने के लिए ना एक अपने प्यारे से नोट का इस्तेमाल करूँगा। 1 मिनट रुकिएगा, मैं लेके आता हूँ उसको। मेरे को पता है मोलिकुलरिटी क्या होता है, बट मैं वो लेके आना चाहता हूँ और उसके फ़ोटो आपको दिखाना चाहता हूँ, आपको मज़ा आएगा। 1 मिनट दीजिएगा मेरे को। मैंने ऐड कर दिया है मोलिकुलरिटी का मेरा नोट्स। देखिए ज़रा, ये तो ऑर्डर है, इसको नहीं पढ़ना है अभी अपने को, इस पर फोकस करना है, इस पर देखते हैं। देखिए, किसी भी एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए ऑर्डर कांट भी 0, नेगेटिव एंड फ्रैक्शन। ठीक है, कोई भी फ्रैक्शन नहीं हो सकता, 0 नहीं हो सकता, नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, बिकॉज ऑर्डर इज इक्वल्स टू मोलिकुलरिटी फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन एंड मोलिकुलरिटी कांट भी नेगेटिव, 0 और फ्रैक्शन। अगर ऑर्डर है पॉजिटिव, नेगेटिव, फ्रैक्शनल, इसका मतलब वो एलिमेंट्री नहीं है। ठीक है ना, तो आगे बढ़ते हैं। ऑर्डर रिएक्शन, एक क्वेश्चन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन -1 होगा तो वो कॉम्प्लेक्स होगा। क्यों? क्योंकि वो एलिमेंट्री नहीं हो सकता ना, एलिमेंट्री के लिए ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए। 0 है तो भी कॉम्प्लेक्स है, हाफ है तो भी कॉम्प्लेक्स है, एलिमेंट्री 1 2 3 पे। अब देखिए, मॉलिकुलरिटी का थोड़ा फील लेते हैं। मॉलिकुलरिटी 3 से ज़्यादा नहीं होता, ऑब्जर्व नहीं होता नेचर। इसका मतलब ये नहीं है कि मॉलिकुलरिटी हो ही नहीं सकती, होती है बट ऑब्जर्व नहीं होती, मतलब जनरली नहीं होती। चलिए, मॉलिकुलरिटी आप समझ गए कि ऑर्डर ही है मॉलिकुलरिटी, बट फील करते हैं थोड़ा सा। देखिए, जो एक ये एटम है, ये 2 एटम में कन्वर्ट होगा, इसकी मॉलिकुलरिटी 1 है, इसकी मॉलिकुलरिटी 2 है, मतलब 2 जो एटम है, मॉलिक्यूल, एटम, कंपाउंड जो के 2, ठीक है ना, ये क्या कर रहे हैं, ये इस एक्सेस के अलावा आ रहे हैं और यहाँ पे कोलाइड हो रहे हैं, तो इनकी मॉलिक्यूल 2 है, इनकी मॉलिक्यूल 3 है। आप समझ पा रहे हैं यहाँ पे मैं क्या कहना चाहता हूँ? मैं कहने का मेरी इच्छा यहाँ पर ये है कि ऐसे भी इसकी कोलिजन हो सकती थी, बट ये इनवैलिड कोलिजन है, लिखा हुआ है यहाँ पे, दिस इज़ एन इनवैलिड कोलिजन, दिस इज़ नॉट अ वैलिड कोलिजन, यस, बट दिस इज़ अ वैलिड कोलिजन। क्लियर है ना? एक सिमेट्री होनी चाहिए। इसमें क्या हो रहा है, एक जो बंदा है वो दोनों के टच में है ना, मतलब हर एक बंदे दोनों बंदे के टच में, मतलब एटम्स की बात करें अपन, बंदे बोल रहे हैं, मतलब समझने के लिए, समझ रहे हो? मान लो m की वैल्यू 4 है तो और भी खतरनाक हो जाएगा, मतलब XY प्लेन में 3 ऐसे टच करेंगे और Z एक्सिस से 1 आएगा, ऐसा हो नहीं सकता, इनवैलिड हो जाएगा। ठीक है, तो मॉलिकुलरिटी की फुल फील ले ली तुमने अच्छे से। तो अब देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग रिगार्डिंग मॉलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन? इट मे बी 1 2 3, यस, दिस इज ट्रू स्टेटमेंट एक्चुअली, है ना, अभी पढ़ा है। इट मे बी इधर अ होल नंबर और अ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन नहीं हो सकता, ये फॉल्स है। ठीक है ना, इट इज़ द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इट इज़ द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स
ऑफ रिएक्टेंट्स टेकिंग पार्ट इन सिंगल स्टेप रिएक्शन। हाँ, ये सिंगल स्टेप रिएक्शन मतलब एलिमेंट्री रिएक्शन की बात कर रहा है, और ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं जो कि रिएक्टेंट में कन्वर्ट, एकदम सही, ट्रू, अभी पढ़ा ना, अभी पढ़ा। इट डिपेंड्स ऑन द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ओहो हो, देखो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या होता है, जो सबसे स्लो होता है, और सबसे जो स्लो होता है वही एक रिएक्शन होता है जो कि एलिमेंट्री होता है, और अब एलिमेंट्री होता है तो उसकी मोलिकुलरिटी बता सकते हैं कि मोलिकुलरिटी डिफरेंटली डिपेंड करता है आरटीएस पर, ये भी ट्रू। मतलब ये है कि इसका आंसर बी होना चाहिए, होना चाहिए ना, अगर चेक कर लेते हैं, चेक करने में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। 18 का बी होगा आंसर, एकदम सही है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये मेरे नोटेशंस में आपको मिल ही जाएंगे। अभी अपन 20 तक करने वाले हैं, ठीक है ना, अगली बार अपन और करेंगे आगे। ऐसे ही धीरे धीरे वीडियोज़ आएंगी, अभी बहुत सारी कोऑर्डिनेट की वीडियो आएंगी। अभी 19 करते हैं जल्दी से। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, मज़ा आएगा। जितने थ्योरेटिकल क्वेश्चन होंगे उतने ज़्यादा मज़ेदार क्वेश्चन होंगे, तो ठीक है ना। Which of the following statement is incorrect? Okay. Rate law is an experimental fact, whereas law of mass action is theoretical proposal. हाँ, सही है, एकदम सही, ट्रू स्टेटमेंट है ना। मास लॉ एक्शन तो क्या ही होता है, मतलब ये तो थ्योरेटिकल है ना मास लॉ, बट रेट लॉ तो एक्सपेरिमेंटल ही है ना, तो किसी का रेट है एक्सपेरिमेंट। रेट लॉ इज ऑलवेज डिफरेंट फ्रॉम द एक्सप्रेशन ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन। नॉट ऑलवेज एक्स, वो थोड़ा इंस्पायर्ड तो है, ठीक है ना, इसको थोड़ा सा बीच में ऐसा रखता है, काइंड ऑफ से थोड़ा सा डाउट है। रेट लॉ इज मोर इन्फॉर्मेटिव देन लॉ ऑफ मास एक्शन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मैकेनिज्म। दिस इज ऑल्सो ट्रू स्टेटमेंट। रेट लॉ डेफिनेटली मोर इन्फॉर्मेटिव होता है, उसमें ऑर्डर दे रखा होता है रिएक्शन का, और भी बहुत सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू द सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स इन द रेट लॉ। हाँ, ये भी सही है। अभी किया था ना क्वेश्चन कि जो स्टोइक कोफिशिएंट है उनका सम कर दो तो ओवरऑल रिएक्शन का क्या आ जाता है, ऑर्डर आ जाता है। तो उस हिसाब से तो बी नंबर ही फॉल्स लग रहा है ना, इस हिसाब से तो बी नंबर ही। ऑलवेज डिफरेंट कैसे हो सकता है, रेट लॉ इज ऑलवेज डिफरेंट फ्रॉम एक्सप्रेशन ऑफ मास ना, है ना, कभी कभी तो सेम होता है, और ये फॉल्स हो जाता है। अच्छा, मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या आना चाहिए इस क्वेश्चन को बनाते वक्त, कब रेट लॉ मास एक्शन जो होता है वो डिफरेंट नहीं होता है, मतलब तभी तो तुम इस क्वेश्चन को अच्छे से बना पाओगे। मतलब हमारे क्वेश्चन को बनाने का मोटो नहीं है, हमारे क्वेश्चन को बना के फील करने का मोटो, कि आगे काम आए वो, ठीक है ना। तो देखिए, एक मिनट, येट देखिए, जो एलिमेंट्री सिंगल स्टेप रिएक्शंस होते हैं, जो हमारे ऑप्शन नंबर, कौन सा ऑप्शन नंबर में था, कहाँ गया जी, था, मतलब समझिए आप बात को, फील कीजिए आप थोड़ा सा, कि अगर सिंगल स्टेप रिएक्शन है तो मास लो एक्शन और रेट लो जो है वो सेम हो जाएगा, है ना, तो डिफरेंट ऑलवेज नहीं होता, एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए सेम होता है, तो फॉल्स हो जाएगा ये और ये होने से। आगे बढ़ते हैं 20 नंबर पे। द रेट कांस्टेंट इज न्यूमेरिकली द सेम फॉर फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ऑर्डर रिएक्शंस respectively. Which one is the true for rate of the three reactions if concentration of reactant is lesser than 1 मोलैट। देखिए क्या कह रहा है, रेट कांस्टेंट न्यूमेरिकली सेम दे रखा है पहले, दूसरे और तीसरे ऑर्डर के लिए। विच वन इज ट्रू फॉर रेट ऑफ थ्री रिएक्शंस इफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज लेसर देन 1। ठीक है, क्लियर है, बढ़ते हैं आगे, मजा आएगा। देखिए, रेट तो अलग अलग है ना, मतलब तो रेट 1 क्या है, वो है, छोटा आर से लिखता हूँ, रेट 1 है कि ए, है ना, रेट 2 है कि बी, और रेट 3 है कि सी, ठीक है ना। अच्छा देखो, ये अगर 1 से छोटा निकल गया,
ये छोटा निकल गया, छोटा निकल गया, और ये तो सबका इक्वली है। तो इसके पावर में जो है वो इम्पोर्टेंट है ना, इसके पावर में जो वो इम्पोर्टेंट है। तो इसके पावर में होना क्या चाहिए, एक्चुअली सब ए ही लिख दो यहाँ पर। फर्स्ट के पावर में 0 तो ही नहीं, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। अच्छा देखिए ये सबका सेम है, तो जो R1 है वो ए क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये स्क्वायर के और ये 1 के। तो ये तो बहुत ही ज़्यादा हो गया, R3 सबसे ज़्यादा है, फिर R2 है और फिर R1। तो अगर मैं सरल तरीके से सोचूं तो हमारा आंसर जो है वो C नंबर आ रहा होगा, बिल्कुल आ रहा होगा। एक और चेक कर लेते हैं, एक और चेक कर लेते हैं, और आंसर आपका गलत हो जा रहा है। सुनिएगा, आंसर आपका गलत हो जा रहा है। अब मज़ा आया, अब बहुत ज़्यादा मज़ा आया। सुनिए, ए लेस देन 1 दे रखा है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि सुनिएगा, R1 जो है वो बहुत ही छोटा हो सकता था, ठीक है ना, ठीक है ना, लेकिन ऐसा होगा नहीं। अब सुनिएगा, मज़ा आएगा। थर्ड ऑर्डर रिएक्शंस, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दे रखे हैं, रेट कांस्टेंट सेम दे रखा था, रेट ऑफ रिएक्शन दे रखा है, और कौन 1 से छोटा ही ऑलवेज कंसंट्रेशन, कौन जीत रहा है कौन हार रहा है ये बताना। थोड़ा सा वेट करते हैं, थोड़ा सा थिंकिंग करते हैं, आप भी कीजिए। यहाँ पे मिस्टेक क्या हो रहा है सुनिएगा, जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है वो लेस देन 1 दे रखा है। अगर हम उसका जितना स्क्वायर और कितना भी करें ना वो और कम आएगा, समझ आ रहा है आपको। हमारा 0.1 है, इसका स्क्वायर करोगे 0.01 आएगा, और 0.01 इज़ वेरी वेरी स्मॉलर देन 0.1। सो द थिंकिंग इज़ दैट कि लेस देन 1 था, इसकी वजह से ये R3 सबसे बड़ा नहीं हुआ है, R3 सबसे छोटा हो गया। और ऐसे ही इसके आंसर ये आ जाएगा, है ना, सही है। और 20 का भी आंसर दे रखा है। आप देखिए, आप समझिए जाएगा। 1 घंटा हो गया, मैं दूसरे लेक्चर में फिर से आपसे मिलूँगा। तो अभी के लिए शुक्रिया। और ये 20 क्वेश्चन बहुत ही प्यारे रहे, है ना, कुछ क्वेश्चन बहुत ही सिखाने लायक रहे। मैं इस क्वेश्चन को भी टिक लगा देता हूँ, 1 स्टार देने का मेरा मन है इसको, क्योंकि इसने मुझे कुछ सिखाया है, ठीक है ना। और मैं आशा करता हूँ ये 20 क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा अच्छे रहे होंगे आपके। कुछ 3-4 क्वेश्चन सिखाए थे आपको, और आगे तो और भी क्वेश्चन सिखाएंगे आपको। 100 क्वेश्चन है लेवल 1 में, बहुत सारे लेवल करेंगे अपन। पहले केमिकल काइनेटिक्स करेंगे, और आगे 12th के टॉपिक्स करते रहेंगे, 11th के भी करेंगे। ये बुक करेंगे अच्छे से, ठीक है। ये सीरीज़ को कंटिन्यू करते रहते हैं। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, थैंक यू।